गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, जो है अप्रैल 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। आज बढ़िया टॉपिक है जो हम लोग करेंगे। यहाँ पे ड्रोट्स वाला ही टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, जिसे हम लोग जीएस पेपर 1 यानी कि ज्योग्राफी वाले सेक्शन से और जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट वाले या एनवायरमेंट वाले सेक्शन से कर सकते हैं। ड्रोट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, ड्रोट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन हमारे पास हैं। अच्छा टॉपिक है स्पेशली फॉर द मेंस जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा न्यू ईवी पॉलिसी यानी कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं उसके लिए गवर्नमेंट ने नई पॉलिसीज बनाई हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक है ये भी, जो आपका प्रीवियस टॉपिक है ईवी वाला, उसके अंदर एक एडिशन आप कर सकते हो, अपने अपने नोट्स वगैरह को अपडेट कर सकते हो इस आर्टिकल के थ्रू। उसके अलावा ग्लेशियर लेक वाले का अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, ये भी मेंस के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि प्रीलिम्स में सवाल यहाँ से आ सकता है, ग्लेशियर लेक क्या होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्लेशियर लेक्स का इम्पैक्ट क्या हुआ और क्यों ग्लेशियर लेक्स की नंबर्स बढ़ रहे हैं। ऐसा इसरो के अभी रिसेंटली एक सर्वे के अंदर बताया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। नीलगिरी ताड़ एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है, जिसको हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एक बढ़िया एडिटोरियल दिया गया है, एडिटोरियल जो गार्बेज ईटिंग के बारे में है। वैसे जो जंक फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, भैया ये थोड़ा नहीं करना चाहिए, जंक फूड बड़ा खतरनाक है हमारे लिए। तो उसके बारे में बात कर सकते हैं, थोड़ा सा पर्सनल है मेरे लिए ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीधा पहले टॉपिक पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट सेक्शन में थोड़ा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप कर सकते हो। और देखिए, जब बात न्यूज़पेपर की आती है ना, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर सिर्फ और सिर्फ उनको पढ़ना चाहिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़पेपर एक हर एजुकेटेड इंडियन को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते पढ़ना जरूरी है, ताकि आपको पता चले समाज में क्या हो रहा है। क्योंकि जो चीजें समाज में हो रही है ना, वो आपको भी इम्पैक्ट कर रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे तो पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो तो आपको इम्पैक्ट कर रही है ना। तो हमें इतना इग्नोरेंट भी नहीं होना चाहिए कि जो चीजें हमें इम्पैक्ट कर रही हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ एडमिशन्स ले रहे हैं, हम लोग को महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, वो सारी चीजें पॉलिटिकल डिसीजन ही तो हैं और वो हमें इम्पैक्ट भी करते हैं। तो ये कहना कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके लीडर्स क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या वो पॉजिटिव अच्छी चीजें कर रहे हैं, क्या खराब चीजें कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो आप सिर्फ क्या कंप्लेंट करने के लिए हो नहीं ना, आपको पता भी तो होना चाहिए। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अवेयर सिटीजन, हमें पता होना चाहिए आपके आसपास क्या चल रहा है। और न्यूज़पेपर का मतलब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स की न्यूज़ तो हम लोग कभी कवर करते ही नहीं है पेपर में, हम लोग जनरल अवेयरनेस की चीजें कवर करते हैं। तो आपने आसपास अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, उनको ये आप बताइए न्यूज़पेपर एक वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये तो मैं कहूंगा सबसे यूजफुल समय हो सकता है आपके दिन का। रील्स वगैरह देखने से, फॉरवर्ड करने से तो अच्छा ही है। तो आप थोड़ा सा बताएं लोगों को। खैर, कर्नाटका में जब भी जो है ड्रॉट की सिचुएशन बनी हुई है और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ा हेल्प भी मांगा है। देखिए, जब बात आती है ना डिजास्टर की बात आती है, तो हमारे पास नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड हमारे पास होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको टैकल करती है। उसी तरह से स्टेट के अंदर भी हमारे पास स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है। जब स्टेट गवर्नमेंट किसी डिजास्टर को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाता है, तो फिर वो सेंटर की हेल्प लेता है। ठीक है, और इस समय कर्नाटका के अंदर जो ड्रॉट चला है, सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प मांगी। हालांकि अभी तक उस ड्रॉट को नेशनल क्राइसिस डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो सेंट्रल कर्नाटका गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में वो गए, उन्होंने कहा सेंटर से हेल्प मांगी। अभी क्या कोर्ट सेंटर ने ये कहा है कि हम थोड़ा इस मैटर को थोड़ा देखेंगे। ठीक है, अगर लगता है कि ये बहुत बड़ा क्राइसिस है तो हम लोग कर्नाटका की हेल्प करेंगे। करना ही चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है सेंटर की। तो ऐसा चॉइस नहीं होना चाहिए सेंटर के पास बेसिकली। अगर कहीं पे ड्रोट है तो ऑफ कोर्स प्रोएक्टिवली उनको इंक्लूड होना चाहिए। खैर, ड्रोट क्या होता है, टाइप कितने होते हैं ड्रोट्स के। देखिए, सिंपल सी बात है, ड्रोट का सीधा सा मतलब ये होता है कि भैया जब वाटर की स्कार्सिटी हो जाती है अलग अलग लेवल पे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉट। सिंपल। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, खासकर यहाँ पे मॉनसून एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि इंडिया में 73-75% के आसपास जो रेनफॉल है वो आपका सिर्फ 100 डेज के दौरान ही होता है। इंडिया में 80% से ज्यादा जो रेनफॉल है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जून जुलाई अगस्त और सितंबर, इन 4 महीने में होता है। बाकी के 8 महीने में इंडिया में क्या हो रहा है, ओनली 20% रेनफॉल हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 4 महीने के अंदर जो भी हो रहा है उसका इम्पैक्ट पूरे साल भर में पड़ रहा है।
और अगर मानसून एवरेज से कम हो गया या फिर किसी जगह पे मानसून कम हो गया इन जनरल भी, तो ड्रोट आएगा ही आएगा। तो ड्रोट कई तरह का हो सकता है। मेटेरोलॉजिकल ड्रोट हमारे पास होता है जब रेनफॉल जो है डेफिसिट होता है या रेनफॉल होता ही नहीं, उसे बोलते हैं हम लोग मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। उसके अलावा हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होता है जब हमारे जो रेजर्वोयर्स होते हैं, जो डैम्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी इसीलिए होती है क्योंकि वो प्रॉपर रिचार्ज नहीं हो पाते हैं। और रिचार्ज वो कहाँ से होते हैं? रिचार्ज तो रेन से ही होते हैं। रेन कब आती है? जब मानसून आती है। तो ये जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से। तो पहले मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा, उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट होगा, और उसके बाद एग्रीकल्चर ड्रॉट होगा। एग्रीकल्चर ड्रॉट मींस जब आपकी जो सोइल होती है, सोइल के अंदर मॉइस्चर कम हो जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ड्रॉट। तो सीधी सी बात है, जब बारिश कम होगा और आपके डैम्स के अंदर भी वाटर नहीं होगा इरिगेशन के लिए, तो सोइल तो भैया ड्राई हो ही जाएगी ना। और जब सोइल ड्राई होगी तो मतलब आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, फसलें नहीं हो पाएंगी, इससे फैमिन आएगा, अकाल पड़ेगा, फूड सिक्योरिटी वाली दिक्कत हो जाएंगी। ये सब प्रॉब्लम हमारे पास होती है। एक इकोलॉजिकल ड्रॉट भी होता है जिसमें सारी चीजें एक साथ इंपैक्ट हो जाती है। जो बेसिकली हमारे जो फ्लोरा एंड फोना होता है वो दोनों बहुत ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट हो जाते हैं इकोलॉजिकल ड्रॉट में। तो ये कुछ ड्रॉट्स के टाइप होते हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे यहाँ पे कॉजेज क्या क्या है, ये पिक्चर आप क्लियरली देख सकते हो। ये इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं जहाँ पे यूजली इंडिया में ड्रॉट्स आते हैं। ये वाला आप यहाँ पे पार्ट देखिए। ये पार्ट क्रूशियल क्यों है? ये पार्ट क्रूशियल इसलिए देखिए, यहाँ पे है ना अपनी वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स तो जो मानसून विंड आती है वो यहाँ से आती है, साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड। अब वेस्टर्न घाट के एक साइड में, मतलब वेस्टर्न घाट के इस साइड में होता है बढ़िया वाला रेनफॉल। ठीक है। 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। लेकिन जब यही विंड्स वेस्टर्न घाट के दूसरी साइड में जाती हैं क्रॉस करके, तो वो ड्राई हो जाती हैं, इस तरफ रेनफॉल नहीं करती हैं, या करती हैं तो बहुत कम करती हैं। इसे आप रेन शेडो एरिया भी कहते हैं। ठीक है। आप इसे लीवर्ड साइड भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा रेनफॉल, अब इसी का एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे मुंबई की बात करें, मुंबई में 250 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, वहीं पुणे में 60 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। तो ये कुछ ड्रॉट प्रोन एरियाज इंडिया में आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है। और आप क्लियरली देख भी सकते हो बहुत बड़ा एरिया है। तो क्या क्या रीजन है इंडिया में ड्रॉट प्रोन्स के, वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लो एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर ओवर 33% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया। समझ रहे हो बात? मतलब इंडिया में 1/3 क्रॉप एरिया ऐसा है जहां पे रेनफॉल सिर्फ और सिर्फ 75 सेंटीमीटर से भी कम होता है। मतलब यहाँ पे आपको इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इरिगेशन कहाँ से आएगा भैया? या तो वो रिवर वगैरह से आएगा, ठीक है, कनाल से आएगा, या फिर अंडरग्राउंड वाटर से आएगा। लेकिन वहां पे ये फैसिलिटी भी नहीं है। तो यहाँ पे तो लोग पूरी तरह से रेन के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो लिमिटेड इरिगेशन कवरेज है इंडिया में। तो एक तो बारिश कम हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, हीट वेव चल रही है, और आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी भी नहीं है, तो होगा क्या? आपकी क्रॉप्स फेल हो जाएंगी, ऑब्वियसली। राइट। उसके अलावा एनुअल सीजनल रीजनल वेरिएशन इंडिया में बहुत सारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि इंडिया में जो मानसून है वो ठीक ठाक होता है, एवरेज रेनफॉल होता है, नॉर्मल बेसिकली रेनफॉल होता है। उसके बावजूद भी कुछ एरियाज में एक्सेसिव रेनफॉल होता है, कुछ एरिया में बहुत ज्यादा डेफिसिट रेनफॉल होता है। तो मानसून का गारंटी नहीं है कि हर एरिया में वो हर बराबर बराबर आएगा। इस साल हो सकता है दिल्ली में 150 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ हो, अगली बार हो सकता है सिर्फ 80 सेंटीमीटर ही हो। ऐसा बहुत बार पॉसिबल होता है। तो ये जो सीजनल रीजनल वेरिएशंस है मॉनसून में, उसकी वजह से भी बहुत सारी जगह पे आपको ड्रॉट देखने को मिलता है। आपको मैंने पहले ही बताया 73% रेनफॉल इंडिया में सिर्फ 100 डेज में होता है। बाकी के 265 डेज में क्या होता है? ओनली 27% रेनफॉल। ये समस्या हमारे यहाँ पे है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ओवर एक्सप्लोइटेशन करते हैं हम लोग ग्राउंड वाटर का, खासकर नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, जब रेनफॉल नहीं होगा, आपके डैम्स सूख जाएंगे, तो पानी कहाँ से लाएंगे? हम लोग ओवर एक्सप्लोइटेशन ही करेंगे। राइट। तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे ड्रोट आपको आने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ रही है। राइट। एग्रीकल्चर भी हम लोग एरिया एक्सपैंड कर रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपैंड कर रहे हैं, हर जगह पे को वाटर कंज्यूम करना है। तो प्रॉब्लम यही है कि जब ड्रोट आता है तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, ना तो इंडस्ट्री को पानी मिल पाता, ना घरों में पानी, ना फ्लोरा फोना के लिए पानी, किसी चीज के लिए वाटर मिलता ही नहीं है आपको। ठीक है। आउट माइग्रेशन हो जाती है कैटल्स वगैरह के, जिसकी वजह से तो ये कुछ समस्या हमारे पास आती हैं। अब इसका इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है।
इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इंपैक्ट तो नेचुरल सी बात है। ये जब सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं होगा तो क्रॉप फेलियर होगा, फूड सिक्योरिटी वाले इश्यूज हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, इस माइग्रेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा उसकी वजह से, बायोडाइवर्सिटी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे यहाँ पे, वेटलैंड्स ड्राई हो जाएंगी। वेटलैंड्स क्या करती हैं अर्बन एरियाज में या रूरल एरियाज में, वाटर प्योरीफायर का काम करती हैं। जब अर्बन एरियाज में फ्लड वगैरह आता है तो जो वेटलैंड है उनको स्पॉन्ज की तरह उसको स्टोर कर लेती हैं। अर्बन एरियाज में फ्रेश वाटर की सप्लाई भी जो है बहुत बार वेटलैंड से होती है। ग्राउंड वाटर की जो मेंटेनेंस है वो वेटलैंड्स करते हैं, तो वेटलैंड डिस्टर्ब हो जाएगी तो सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। यस, जो एक्वीफर्स होते हैं, इरिगेशन कहाँ से आएगा, क्वालिटी ऑफ वाटर एज वेल। जब हमारे ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत खराब लेवल तक चला जाता है तो उसके अंदर कंटेमिनेशन हो जाता है, सोल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, वो सारी समस्याएं हैं। पंजाब में कई जगह पे आपने देखा जब हम लोगों ने ग्राउंड वाटर को ओवर इरिगेट कर दिया तो वहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी नजर आ रहे हैं वाटर के अंदर। इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है। हमारी कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही आता है। तो जब एग्रीकल्चर ही नहीं हो पाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारी इंडस्ट्री तो वैसे ही सफर करेंगी। और जब इंडस्ट्री सफर करेगी, एग्रीकल्चर सफर करेगी, तो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन होगा जी। ठीक है, हमारे फूड आइटम्स का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ऑलरेडी हमारे देश में 80 करोड़ लोग जो है वो सरकार की मेहरबानी से जिंदा हैं, जिनको सरकार फ्री में अनाज दे रही है। ठीक है, तो बाकी लोगों का क्या होगा, इवन 80 करोड़ के लिए सप्लाई कहाँ से आएगी जब आपके पास प्रोडक्शन ही नहीं होगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से लोगों की पर कैपिटा इनकम कम होती है, डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, लोगों की परचेजिंग पावर कम होती है, वो सारी समस्या हमारे यहाँ पे। परचेजिंग पावर कम है, डिस्ट्रेस सेल, किसानों को डिस्ट्रेस सेल करना पड़ेगा। जब आपके पास फसल ही नहीं रहेगी तो आपको अपनी कैटल्स को बेचना पड़ेगा, अपनी गाय भैंस बकरी जो भी आपके पास है सबको बेचना पड़ेगा। लो, ऐसा देखा गया है कि ड्रोट के टाइम पे लोग अपनी लैंड ज्वेलरी पर्सनल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज में रख देते, बेच देते हैं बेचारे, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन लोग लोग करते हैं वो डिक्लाइन हो जाएगा, अरे क्योंकि डैम के अंदर वाटर ही नहीं है तो बिजली कहाँ से पैदा होगी भाई। ये समस्याएं हैं। सोशल इम्पैक्ट, सोशल माइग्रेशन, स्ट्रेस माइग्रेशन होता है बहुत बार, आपने दिल्ली वगैरह में देखा होगा। कुछ लोग सिग्नल वगैरह पे खड़े रहते हैं, अगर आप उनसे पूछोगे वो कहाँ से हैं तो आपको बताएंगे कि सर हम तो लोग राजस्थान से हैं, हमारे यहाँ पे 3 साल से बारिश ही नहीं हुआ, सब बर्बाद हो गया। स्ट्रेस माइग्रेशन की वजह से वो लोग बाहर निकलना पड़ता है उनको मजबूरी में। स्कूल ड्रॉप आउट्स के रेट्स बढ़ जाते हैं, लोग जो हैं उनके ऊपर कर्जा बढ़ जाता है बहुत ज्यादा जिसको चुका नहीं पाते हैं। लैंड और लाइव स्टॉक असेट्स का एलियनेशन हो जाता है। आप, अरे आप अपने लाइफ स्टॉक तो तब मेंटेन करोगे ना जब पानी होगा पीने, मतलब पानी नहीं है ना अगर आपके पास तो सारा समाज ही खत्म हो जाता है। पानी बिना सब सून है भाई, सब सूना हो जाता है। हर चीज, हर चीज, सोशल, इकोनॉमिकल, एकोलॉजिकल, हंगर, यस, फैमिन्स, डायरिया, डिजेंट्री, सब बीमारियां आपको मिलेंगी। सुपरस्टिशंस और सुपरनेचुरल पावर्स के अंदर लोग जो है ज्यादा, फेक न्यूज, रूमर्स, वो सब बढ़ने लगता है। सोशल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है, राइट्स वगैरह वो सब होने लगते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या कर सकते हैं। पहली बात तो जो आपके पास, देखिए आप ये तो नहीं कह सकते साउथ वेस्ट मानसून के का आप कुछ कर सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। जो बारिश आनी है जो वो 4-5 महीने में उसको आना ही आना है, जितनी आनी है उसको आएगा। उसमें कुछ ज्यादा हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत अभी इमीडिएटली कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीजें अवेलेबल हैं उसके पर्सपेक्टिव से, जो साधन अवेलेबल हैं, कुछ ना कुछ बेटर हम लोग कर सकते हैं। जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जो 3-4 महीने बारिश आ रही है कम से कम उसको तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उसको तो वेस्टेज ना करें। ये हम लोग कर सकते हैं डेफिनेटली। जहां हमारे यहाँ पे रिवर्स हैं, कनाल्स हैं, वाटर बॉडीज हैं जो कंटेमिनेटेड हैं, कितना बुरी बात है इंडिया में। पहली बात तो पानी की कमी है, दुनिया के ओनली 4% फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंडिया में है, जबकि दुनिया की 18% पॉपुलेशन इंडिया में है। इस 4% में से मान के चलो 2% तो कंटेमिनेटेड ही है, पोल्यूटेड ही है ही नहीं पानी पीने के लिए। तो ये कम से कम हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएं। परकोलेशन टैंक्स बना सकते हैं जिसमें ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे लगातार। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ताकि कम पानी में ज्यादा इरिगेट हम लोग अपने लैंड को कर सकें। सीड बैंक बना सकते हैं, जो लोकल सीड्स होते हैं उनको कंजर्व करिए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सीड ट्रीटमेंट वगैरह कर सकते हैं।
लेबर शेयरिंग मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। अब ऐसा रहता है ना, बहुत ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह में मशीन्स वगैरह का यूज करना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को काम धंधा नहीं मिल पाता है, और ड्रोट के टाइम पे आपको काम चाहिए ताकि थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे। तो मशीनों के साथ साथ लेबर का भी ध्यान रखना जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन का हम लोग यूज कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं इरिगेशन की। कुछ फंक्शनल ड्रोट मैनेजमेंट सेंटर वगैरह हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर लोकल एरिया वाइज पॉलिसी बनाए, और वो स्टेट और सेंटर की जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ अलाइनमेंट करे। वो सब हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। use of organic manure with the gradual reduction of the chemical fertilizer, vermiculture, agronomic practices such as the mulching, crop rotation and the use of biopest, ये सब हम लोग मतलब अपनी एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बनाना है बेसिकली, ये इनका कहने का मतलब है। ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करेंगे, क्योंकि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स ये वगैरह सब बहुत महंगे आते हैं, तो एक तो किसान की इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। और ये नेचुरल प्रैक्टिसेस अगर हम लोग करेंगे तो ड्रोट वाले कंडीशन में हमारी क्रॉप्स बेटर तरीके से कोप अप कर सकती हैं, क्योंकि जो हाई वैरायटी यील्ड्स होती हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोगों ने यूज किया, ये काफी ज्यादा वाटर इंटेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा पानी चाहिए इनको ग्रो करने के लिए। जबकि जो हमारे ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं वो नॉर्मल वाटर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ये सब डेफिनेटली हमें करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर कंटिजेंसी प्लान्स आपको बनाने पड़ेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज, वो बनाना पड़ेगा आपके पास। एक प्रॉपर एक हजार्ड जोनेशन मैपिंग होनी चाहिए। ऐसे कौन कौन से एरिया हैं इंडिया में जहां पे रेगुलर ड्रॉट्स आते हैं, हर साल 2 साल के बाद आते हैं, उनके ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज को टारगेट करने की रिक्वायरमेंट है। ये सब डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, तब जाके मामला थोड़ा सा सेटअप हम लोग कर सकते हैं। राइट, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा टॉपिक है मेंस के परस्पेक्टिव से ड्रोट वाला। तो आई होप सबको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही गया होगा। हाउ इज इंडिया प्लानिंग टू बूस्ट ईवी प्रोडक्शन? बातली बेसिकली न्यूज कहाँ से निकली है? न्यूज निकली है भैया टेस्ला से। ठीक है, अभी इंडियन गवर्नमेंट कुछ एग्रीमेंट वगैरह, कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रही है टेस्ला से। इवन इलोन मस्क जो है, वो जो टेस्ला के सीईओ हैं, उनको इंडिया में आना भी था, लेकिन इलेक्शन की वजह से थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, शायद वो नवंबर वगैरह में आएंगे। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी ईवी कंपनीज हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। ठीक है, हालांकि कुछ मिनिमम इन्वेस्टमेंट का टारगेट हम लोगों ने डाला है, जिसको थोड़ा आगे बढ़ाया जा सकता। तो ऐसा माना जाता है कि टेस्ला इंडिया में शायद $3 to 4 बिलियन इन्वेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी जो है वो ऑन द गो है, चल रहा है। तो ईवी प्रोडक्शन की बूस्ट को इंडिया चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड का इकोनॉमिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल से हब बने। हम लोग हर चीज का हब बनना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिसीज के अंदर एक टारगेट रहता है। हाइड्रोजन होगा उसका भी हम लोग हब बनना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी बनना चाहते हैं। इवन आजकल तो ऐसा कहा जा रहा है कि हम लोग चिप मेकिंग में भी वर्ल्ड का हब बनना चाहते हैं। ठीक है, टारगेट आपने बहुत बढ़िया सेट किया अपने लिए। इसका 10-15% भी अचीव अगर हम लोग कर लेते हैं ग्लोबली, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। एनीवेज, तो पॉलिसी क्या कह रही है? पॉलिसी ये कह रही है, सीधी बात तो भैया, जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे टेस्ला वैसला, इंडिया में आए। इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है। फिलहाल इंडिया में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ठीक ठाक है। इसको हम लोगों ने 4 व्हीलर तक लेके जाना है। वो तभी लेके जाएंगे जब कुछ इंटरनेशनल कंपनीज जो है आएंगी इंडिया में, ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन, ऑब्वियसली बात है, अभी अगर टेस्ला इंडिया में खरीदते हो तो जो 50 लाख के टेस्ला, आपको 50 लाख की टेस्ला अमेरिका में मिलती है, इंडिया में वही टेस्ला आपको 1 करोड़ रुपए की, 80 लाख रुपए की मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली दिस इज मोर देन 100% इन सम केसेस में 70%, 80%, 90%। इसको थोड़ा सा रिड्यूस हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग करनी, लोकलाइज टारगेट अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ईयर वाइज अपने को टारगेट डालने पड़ेंगे, हर 3 साल का टारगेट, 5 साल का टारगेट, उस तरह के टारगेट हम लोग करेंगे। ठीक है, 3 व्हीलर टारगेट, 4 व्हीलर के लिए टारगेट अलग से रखेंगे, वो सब हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली करना पड़ेगा। इसमें इंडियन प्लेयर्स का क्या कहना है? ठीक है, जैसे टाटा है, टाटा ने कहा भैया हम लोग ज्यादा खुश नहीं है अगर इंडिया में टेस्ला आती है, तो टाटा इज नॉट वेरी हैप्पी। पहली बात तो ये उन्होंने सीधा सीधा गवर्नमेंट को बोल दिया है। हालांकि गवर्नमेंट की ज्यादा सुनी नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि देखिए, जो इंडिया के ईवी प्लेयर्स हैं वो इन इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो इसमें नुकसान नहीं है। उसके अलावा इंडिया में मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है।
इंडिया में जो लोकल ईवीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बनाती हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का प्राइस बहुत ज्यादा है नहीं, तो वो 25 से 30 लाख की रेंज में मैक्सिमम खेलते हैं। जबकि जो टेस्ला वगैरह है वो 60 70 80 लाख तक जा रहे हैं। तो ये सेगमेंट ही अलग है कंपटीशन का। तो गवर्नमेंट ने टेस्ला को कहा भी ये टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली बात तो आप इनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए कुछ ना कुछ, ठीक है। दूसरी बात, इनका सेगमेंट अलग है। बहुत ही कम लोग इंडिया में इनकी मार्केट है। 25 30 लाख के लिए भी इंडिया में मार्केट नहीं मिल रही है। 50 60 70 लाख तो छोड़ दीजिए, आप कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं सिर्फ वही खरीदेंगे। लेकिन ये है, चलो ठीक है, इंडिया में कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आएगी, उस पर्सपेक्टिव जो है गवर्नमेंट इनको अलाउ कर रही है। तो इंडिया में जो है लोकल सर्कमस्टेंसेज को थोड़ा सा पढ़ने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पैसेंजर व्हीकल इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2.2% का कंट्रीब्यूशन है, जिसको बढ़ाने की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। रिसेंटली कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने ये कहा कि इंडिया में 13 लाख चार्जिंग स्टेशन की रिक्वायरमेंट है 2030 तक, अगर इंडिया में ईवी मार्केट को बूस्ट करना है तो। सबसे बड़ी मार्केट इंडिया में यही है, चार्जिंग स्टेशन बहुत कम है, ये बनाओगे तो काम चल जाएगा। उसके अलावा देखिए क्या है ना, इंडिया गर्म कंट्री है, राइट। यहाँ पे गर्मी 40 45 डिग्री टेम्परेचर आम होता है। तो जो बैटरी की प्रॉब्लम्स है ना, वो इंडिया में थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। उनकी सेफ्टी, रिलायबिलिटी, है ना, ड्यूरेबिलिटी, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न इंडिया में रहने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग और फोकस करेंगे तो ईवी मार्केट को हम लोग ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैनी ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंडिंग शो इसरोज इमेज ऑफ द कैचमेंट ऑफ द इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन्स। तो इसरो ने कुछ यहाँ पे इमेजिंग वगैरह डाली भी है, तो आप देख भी सकते हो। और एक पर्टिकुलर लेक का यहाँ पे इन्होंने जो डायग्राम दिया हुआ है वो आप देख सकते हो। ये देखिए जरा, इसका साइज कैसे इंक्रीज हो रहा है लगातार। और हमारे हिमालय में हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ग्लेशियर लेक्स हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका साइज इंक्रीज हुआ है। ये एक ग्लेशियल लेक है। जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये आइस और स्नो है। और धीरे धीरे आप देख रहे हो कि व्हाइट कलर कम होता नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का साइज बढ़ रहा है। मतलब ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, वाटर कंटेंट बढ़ रहा है इन लेक्स के अंदर। तो ये कुछ ग्लेशियर लेक्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ग्लेशियर है, धीरे धीरे ग्लेशियर जो है वो नीचे आता रहता है, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से आता रहता है, मेल्ट होता रहता है। और एक जगह पे जाके वो क्या करता है, एक लेक बना लेता है, थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक है। और ये लेक एक हल्का सा डैम होता है। हम ये हमारा डैम बनाया नहीं होता, एक नेचुरल डैम होता है, बैरियर सा होता है, जिसके अंदर कुछ पत्थर वत्थर कंकर वगैरह वो सब रहती हैं, थोड़ी सोइल वगैरह रहती है। इसे मोरेन डैम बोलते हैं। और ये हमारी ग्लेशियर लेक है, जो कि ग्लेशियर के वाटर के मेल्ट होने से बनी है। इतना आपने ध्यान रखना है। तो ये जो मोरेन डैम है ना, ये बहुत वीक होता है, बहुत वीक होता है। और मान लो इसमें से कोई बड़ा सा टुकड़ा टूट के इसमें गिर जाए यहाँ पे, तो ये मोरेन डैम जो है वो टूट जाएगा। और यहाँ से ये जो वाटर है पूरे का पूरा नीचे डाउनस्ट्रीम चला जाएगा। और नीचे अगर कोई रिवर वगैरह है तो उसके अंदर फ्लड आ जाएगा। ये ग्लेशियर लेक आउटब्लस्ट फ्लड इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह की कई सारी ग्लेशियर लेक आपको हिमालय में देखने को मिलेंगी, जो कि हमारे ग्लेशियर्स के आसपास होती हैं। और कोई रिवर वगैरह आपको यहाँ से इस तरह से देखने को मिल रही है। तो ये होता है ग्लेशियर लेक। इसरो ने कहा है कि धीरे धीरे हिमालयन रीजन्स में ग्लेशियर लेक्स का जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर लेक्स की नंबर भी बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर लेक का साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या है ये पूरा सिस्टम, वैसे हालांकि मैंने आपको बता दिया है। जो जो मोरेन डैम होता है, जब उसका फेलियर हो जाता है तो ये वाटर एक्स्ट्रा रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लड यहाँ पे आता है, ठीक है। इतना आपने ध्यान रखना है, राइट। अब इंसानों का इसमें क्या रोल है? ऑब्वियसली बात है, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं, स्पीड के साथ मेल्ट हो रहे हैं, तो एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से तो ये होता ही है। बट नेचुरली भी ऐसा होता है, ठीक है। नेचुरली भी ऐसा होता है, ह्यूमंस की वजह से भी ऐसा होता है। और पिछले 20 30 सालों में थोड़ा ज्यादा हो रहा है। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों में। उसका रीजन यही है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। चलिए, कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं? हमारे पास कुछ तो एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे फील्ड ऑब्जर्वेशन करना, पिछले 10 20 30 सालों में जिन जिन जगह पे ग्लेशियर फ्लड आए हैं उनका थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। ऐसी जगह की मैपिंग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जो थोड़ा हाई रिस्क पे होती है। ये सब पहले देखो, सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट में होता है मैपिंग करना, एरियाज को आइडेंटिफाई करना, हाई रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई करना।
उसके बाद एक प्रिपेयर्डनेस करना, प्लानिंग करना। ये सब हम लोग डिजास्टर से पहले करते हैं, जो आपको करना चाहिए। एनडीएमए की गाइडलाइंस यही कहती हैं। मैपिंग करिए, पास्ट रिकॉर्ड का रखिए आप अपने पास, ठीक है। सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी का यूज करिए, हाई डेफिनेशन होती हैं। अच्छा, अभी इसमें क्या आप ऐड कर सकते हो, जैसे निसार है। निसार जो कि इसरो और नासा ने मिलके जो लॉन्च करना है, निसार भी यही करेगा ना। हल्का सा जो भी लैंड के अंदर चेंजेस होंगे, वो निसार उसको कैच कर लेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा किस पर्टिकुलर एरिया में लेक का साइज इंक्रीज हो रहा है। इवन जो ये सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी है, इससे भी यही पता चलता है, हल्का सा चेंज भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा जो इस तरह की लेक्स वाले एरियाज में जो गांव वगैरह हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट होती है, उनको प्रोहिबिट कर सकते हैं। नया कंस्ट्रक्शन अलाउ बिल्कुल भी मत करिए। या फिर आर्टिफिशियल तरीके से आप वहां पे जो मोरेन डैम है, उस मोरेन डैम को थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर सकते हो। या उसके अंदर हल्का सा आर्टिफिशियल तरीके से वाटर को पंप कर सकते हो बाहर की तरफ, ताकि उसके अंदर प्रेशर कम हो जाए, कुछ टनल वगैरह बना सकते हो। ये चीजें हमें डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जो कि एनडीएमए गाइडलाइंस भी कहती हैं। चलिए, तमिलनाडु केरला काउंट नीलगिरी ताड़। देखिए, नीलगिरी ताड़ जो है ना, ये एक तरह का हिरण है, डियर है। और ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। और ये रिसेंटली केरला और तमिलनाडु ने प्रोजेक्ट नीलगिरी ताड़ भी चलाया था, जिसमें ये लोग क्या करने वाले हैं, एक इनकी पॉपुलेशन काउंट करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी पॉपुलेशन शायद 3000 के आसपास हो सकती है। बट दोनों स्टेट मिलके अभी ये कंसेंसस सेंसस करेंगे। और 2022 से लेकर 27 तक 5 साल का ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे चलाया जाएगा। इसे नीलगिरी आइबेक्स भी कहा जाता है। और ट्रॉपिकल माउंटेन और सदर्न इंडिया के अंदर ये ज़्यादातर पाया जाता है। और सैडल बैक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो अडल्ट मेल होते हैं उनकी बैक में एक सैडल जैसा कुछ आपको नजर आता है। ठीक है, माउंटेन ग्रासलैंड में आपको देखने मिलेगा, स्टीप रोकी टेरेन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट के लिए एंडेमिक होता है। और आईयूसीएन का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो स्टेटस है वो शेड्यूल 1 के अंदर है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। 300 से लेके 2600 मीटर की हाइट पे जो है आपको ये देखने को ज्यादातर मिलता है। अब जब सेंसस आएगा, जब पॉपुलेशन फाइनली काउंट होगी, 4-5 दिन तक ये सेंसस चलेगा। 29 अप्रैल से चलेगा। और मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। तब इसके बारे में दोबारा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ें। टॉस आउट द जंक फूड, ब्रिंग बैक द हेल्दी फूड प्लेट। बहुत समय से हम लोग यही कहते नजर आ रहे हैं। देख, अरे यार, जिसका नाम ही जंक फूड है, जंक मतलब गार्बेज ही तो होता है। जिसका नाम ही गार्बेज है तो भैया वो क्या ही आपको हेल्दी न्यूट्रिएंट्स देगा। लेकिन जंक फूड हम लोग खाते बहुत हैं, है ना। मार्केट में जाओगे, टिक्की, बर्गर, चाउमीन, फलाना ढिमकाना, चिप्स, कुकीज, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रोजन मील्स, कैंड फ्रूट्स, इंडियन स्वीट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सब खा रहे हैं ना दबा के। जबकि पता है कि ये खतरनाक है, पता है ये खतरनाक है, जंक फूड है ये सब, फिर भी खाए जा रहे हैं। चलो, ये तो फिर भी खा रहे हैं। जो एज दिक्कत इनमें नहीं है, दिक्कत इनमें है कि जो प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं, उनको भी एज अ हेल्दी प्रोडक्ट दिखा के एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है। लोगों के माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है और उनको खिलाया जा रहा है। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त एग्जांपल आप बोर्नविटा का देख सकते हो। बचपन से एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, बोर्नविटा खाओ, बोर्नविटा गर्ल, बोर्नविटा कैंप्लेन बॉय, सब चलता ही है ना। ये गवर्नमेंट ने भी कहा है कि भैया दीज आर नॉट द हेल्दी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये बोर्नविटा जो है हेल्दी ड्रिंक और हेल्दी प्रोडक्ट है ही नहीं। मजे की बात यह है कि गवर्नमेंट को तो ये बहुत सालों से पता था। ऐसा तो नहीं है इन्होंने अभी शुगर डालना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत सालों, 20-30 सालों से डाल रहे हैं शुगर इसके अंदर। अब भी पता है, अभी भी ये न्यूज में इसीलिए है क्योंकि कोई स्विट्जरलैंड की कंपनी थी जिसने इस तरह का सर्वे किया है। आप ना इंडिया में चॉकलेट खाइए, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो चॉकलेट मिलती है, यूरोप के अंदर जो चॉकलेट मिलती है, सेम चॉकलेट, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, आप उनके इंग्रेडिएंट्स देखिए। इंडियन चॉकलेट्स के अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा मिलेगा। इंडियन चॉकलेट्स के अंदर आपको मिल्क कंटेंट कम मिलेगा। जबकि यहाँ पे मिल्क कंटेंट और शुगर ज्यादा है, मिल्क कंटेंट कम है। आप इंडिया में चिप्स उठा के देख लीजिए, कोई भी आप खाते हो, सेम चिप्स, सेम कंपनी, एवरीथिंग इज सेम। इंडियन चिप्स के अंदर पाम ऑयल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
जबकि अमेरिका में, यूरोपियन कंपनी में पाम ऑयल पता कितना है? जीरो। सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट को इंडियन अफ्रीकन मार्केट में बेचती हैं बाय एडिंग लॉट ऑफ फैट, शुगर, स्वीट्स। जबकि यही कंपनी यूरोप और अमेरिका में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। हमारी हेल्थ हेल्थ नहीं है, उनकी हेल्थ हेल्थ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल गवर्नमेंट का आता है। वहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना ही पड़ता है। इंडिया में गवर्नमेंट के रूल्स स्ट्रिक्ट है ही नहीं। सब राम भरोसे चले जा रहा है। लोग अनहेल्दी चीजें खा रहे हैं। शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, ब्लड शुगर वगैरह, जंक फूड खा खा के जो है लोगों को कैंसर हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ रही है। समस्या तो ये चल रही है ना हमारे यहाँ पे। ठीक है। अभी हम लोग न्यूट्रिशन ट्रांजिशन वाली, अब लेकिन इसके एक अच्छा एस्पेक्ट ये नजर आया। अभी ना ये सिनेरियो आपका अगले 4-5 सालों में, 6 साल में बड़ा सही हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन बातों को लगातार उठा रहे हैं। और ये बातें अभी गवर्नमेंट की नोटिस में आ भी रही हैं। नोटिस में तो थी पहले, लेकिन वही है ना, इंडिया में पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। जैसे मैगी के अंदर लेड मिल गया, कोको कोला के अंदर कुछ पेस्टिसाइड्स मिल गए। ठीक है, वो हफ्ता भर न्यूज़ चलती है, उसके बाद उनको क्लियर क्लीन क्लीन चिट मिल जाती है, सब मामला सेटअप हो जाता है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के आने की वजह से कम ये पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक अवेयरनेस का लेवल हमारे यहाँ पे डेफिनेटली बढ़ा है। तो ये एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने कभी देखा किसी मिलेट कंपनी को अग्रेसिव मार्केटिंग करते हुए कि मिलेट खाइए, मिलेट खाइए, बाजरा खाओ? कभी देखा है? ऐसा नहीं देखा होगा ना। लेकिन चिप्स वालों की रोज ऐड आती है ना। ये हमारे यहाँ पे समस्या है, क्योंकि इनको एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि टेस्टी हैं, अफोर्डेबल हैं। खासकर जो यंगर जनरेशन है, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है इनको। पैकेज्ड फूड की कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जंक फूड्स, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। नो विटामिन, नो मिनरल्स, नो फाइबर्स, ओनली फैट शुगर, फैट शुगर सॉल्ट, फैट शुगर सॉल्ट। ये सब चल रहा है यहाँ पे। तो 11% पॉपुलेशन को तो डायबिटीज है, 35% को हाइपरटेंशन है, 40% जो है वो एब्डोमिनल ओबेसिटी से गुजर रहे हैं। और ये सब लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब अगर आप हेल्दी खाओगे तो ये बीमारी आपको होंगी ही नहीं। आप अनहेल्दी खा रहे हो इसलिए हो रही है। ये कोई हेरिडिटरी डिसीज नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस पूरे सिनेरियो में हमारी गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या किया है बेसिकली। 2013 में देखिए, हमारी ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा आर्टिकल्स नहीं है जो कि हेल्थ के बारे में हो या फूड सेफ्टी के बारे में हो। बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात करता है। और ये पब्लिक हेल्थ एक हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, गवर्नमेंट ने सुन लिया, फिर सब भूल गए। फिर हम लोगों ने हीट राइट इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, पोषण टू वगैरह सब चलाया हुआ है। अभी तो हम लोग थोड़ा मिलेट वगैरह के ऊपर फोकस करना शुरू भी कर दिया है, थोड़ा बहुत सिनेरियो थोड़ा चेंज हो रहा है मिलेट के कॉन्टेक्स्ट में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ने 2020 के अंदर कहा कि जो स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स होते हैं, बच्चों की कैंटीन होती हैं, यहाँ पे 50 मीटर के अराउंड आप जंक फूड वगैरह मत बेचिए। लेकिन स्कूल की कैंटीन में धड़ल्ले से समोसे खाए जा रहे हैं, मैगी चल रही है। अरे फॉलो कौन करता है रोज? कोई चल, यही तो सिस्टम खराब है। तो क्या कर सकते हैं? पहली बात तो प्रॉपर तरीके से डिफाइन करिए कि ये फूड प्रोडक्ट्स हेल्दी कौन से हैं, अनहेल्दी कौन से हैं। ये प्रॉपर तरीके से डिफाइन करिए। ठीक है। उसके अलावा हमारा जो चाइल्ड राइट्स हैं, जो नेशनल कमीशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये प्रॉपर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करे ना यार। कि स्कूल के जो कैंटीन है, फूड है, मिड डे मील है, उसके अंदर क्या होना चाहिए। जो खाने की चीजें होती हैं, जो चिप्स वगैरह रहते हैं, जो भी चीजें हैं बेसिकली, उनके फ्रंट में लेबलिंग करिए कि इसके अंदर सोल्ट बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है। अभी वो पीछे की तरफ लिखा होता है, बिल्कुल छोटे 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 वर्ड्स में लिखा होता है, कौन ही पढ़ता है उसको। और वो भी कोड वर्ड्स में लिखा होता है, समझ में नहीं आता है। ये आप लोग कर सकते हैं। अभी एक जो है रेटिंग सिस्टम हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें उस प्रोडक्ट के फ्रंट पे ही उसको रेटिंग दिया होगा, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, ऐसे दिया होगा। जिसमें कंज्यूमर को ये पता चल जाएगा एडवांस में कि अच्छा भाई ये अच्छा है कि नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब हो सकता है किसी प्रोडक्ट के अंदर 10 इंग्रेडिएंट हैं, उन 10 में से 7 इंग्रेडिएंट अनहेल्दी हैं और 3 इंग्रेडिएंट हेल्दी हैं। अब इन तीन के चक्कर में उसको 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगा। इसको तो कंपनी बड़ा मिसयूज कर सकती है। बिहेवियर चेंज बहुत जरूरी है।
कैंपेनिंग चलाइए। अरे कहाँ से कैंपेनिंग चलाओगे? जब आपका सचिन तेंदुलकर जो कि स्पोर्ट्स पर्सन ही आप कोल्ड ड्रिंक की ऐड करेंगे तो कैसे काम चले? दिल मांगे मोर। जब आपके क्रिकेटर्स, सुनील गावस्कर या फिर सहवाग वगैरह, ये लोग सब जब ऐड कर रहे हैं इन अनहेल्दी प्रोडक्ट्स की, टबैको प्रोडक्ट्स की, गुटखा प्रोडक्ट्स की, इलायची के नाम पे, तो ये सही समाज में संदेश नहीं जाता है। राइट। तो एक लार्ज स्केल मूवमेंट चलानी पड़ेगी। और यहाँ पे बहुत सारा कसूर पेरेंट्स का भी है कि बच्चा खुद क्या कंज्यूम कर रहा है, जो पेरेंट्स उसको दिलवा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी अपनी एक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। सारी चीजें हम लोग गवर्नमेंट पे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गवर्नमेंट तो लोगों से ही मिलके बनी है। लोगों ने ही गवर्नमेंट को बनाया है। लोग ही गवर्नमेंट पॉलिसीज को चेंज करवा सकते हैं अगर उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हो? क्या कभी इंडिया में हेल्थ के ऊपर नाम पे वोट किया गया? ऑफ कोर्स नॉट। अपने बच्चों को आप क्या खिला रहे हो? अपने पॉलिसी मेकर्स, अपने लीडर्स को आप क्या चाहते हो उनसे, उनसे क्लियर कट बात किया जाए। कम से कम अपने फैमिली लेवल पे तो हम लोग हेल्दी हैबिट्स ला ही सकते हैं। मत खिलाइए बच्चों को मैगी शैगी, ये सब बोर्नवीटा, ये सब कॉम्प्लेन है वो सब करके क्यों खिला रहे हो? क्यों कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो बच्चों को? फिर बच्चे बीमार हो रहे हैं, फिर वो इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रहा है, खर्चे भी हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में। पेरेंट्स को भी उतनी ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जितनी गवर्नमेंट साइड से उठानी पड़ेगी, और हमारी जो रेगुलेटिंग एजेंसी है उनको उठानी पड़ेगी। राइट। ये सब डेफिनेटली हम लोग को करने की रिक्वायरमेंट है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।